उप सह संयोजक यौगिक चैप्टर के लास्ट आर्टिकल पर चलते हैं। इसके बाद भैया पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो उस लास्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत को इसे एक और नाम से जानते हैं वीबीटी। कभी कभी पूछ लेता है आपको पूरा नाम देता है वीबीटी क्या है, तो भी आपको ये थ्योरी बतानी है। और थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ बातें जरूर जान लेना चाहिए हमें। जैसे सबसे पहले कि इस थ्योरी का निर्माण किसने किया था, किन लोगों ने बताया था। तो पहले ही नंबर पे लिखा है यह सिद्धांत पॉलिंग व स्लेटर ने दिया था। इन दो वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का निर्माण किया था, इस सिद्धांत को बनाया था। अगले नंबर पे लिखता है कि एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि यह सिद्धांत कौन कौन सी बातों की इंफॉर्मेशन जानकारी हमें दे सकता है। तो यह जो सिद्धांत है ये दो बातों की जानकारी देता है। किसी यौगिक की ज्यामिति बनावट संरचना को बताता है और दूसरा उसके चुंबकीय गुणों को बताता है। तो मैंने लिखा है इस सिद्धांत की सहायता से किसी उप सह संयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन। अब कोई बच्चा इस बात से घबरा जाता है, कहता है त्रिविम रसायन का मतलब क्या है। त्रिविम रसायन का मतलब है बनावट, ज्यामिति या संरचना। आप संरचना का ज्ञान करते हो और उस यौगिक के चुंबकीय गुणों को भी ज्ञात किया जाता है। तो दो चीजें इस सिद्धांत के थ्रू पता होंगी आपको। एक तो सबसे पहला जो है वो ज्यामिति उसकी पता होगी कि उसकी आकृति क्या है, और दूसरा इस सिद्धांत के द्वारा आप पता कर सकते हो कि यौगिक के चुंबकीय गुण क्या है। अब सिद्धांत पर चलते हैं कि आखिर ये सिद्धांत क्या था। तो सिद्धांत तीन प्रमुख स्टेप पर बताया गया है। सिद्धांत ये पूरा ऊपर से लेके नहीं है, ये ऊपर से तो सिद्धांत के विषय में जानकारी है। रीजन है कि आप कभी भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ये चीज जो पढ़ रहे हैं आखिर इसका यूज क्या है। तो यूज यह है कि इस सिद्धांत के थ्रू आप किसी उप सह संयोजक यौगिक की ज्यामिति का भी पता लगाते हैं और उप सह संयोजक यौगिक के चुंबकीय गुणों को भी पता लगाते हैं। अब सिद्धांत पर बात करते हैं। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के पास अपनी उप सह संयोजन संख्या के बराबर। उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? उप सह संयोजन संख्या का मतलब वो जितने उप सह संयोजक आबंध बना सकते हैं। अगर कोई केंद्रीय धातु परमाणु 4 उप सह संयोजक बना सकता है तो उसके लिए उप सह संयोजन संख्या 4 है। अगर कोई केंद्रीय धातु परमाणु 6 उप सह संयोजक आबंध बना सकता है तो उसके लिए उप सह संयोजन संख्या 6 है। तो कहता है प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी उप सह संयोजन संख्या के बराबर या उप सह संयोजक आबंधों की संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल रखता है, या उसके पास उतने रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। मैं क्या जानना, मैं बताता हूं क्या कि अगर जैसे Fe की उप सह संयोजक संख्या 6 है, Fe के पास कितने रिक्त ऑर्बिटल होंगे? 6। अगर कोबाल्ट की, ऐसा मानते हैं, अगर निकेल की, कोबाल्ट की किसी भी तत्व की उप सह संयोजक संख्या 4 है तो उसके पास 4 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। जिस केंद्रीय धातु के पास जितनी उप सह संयोजक संख्या होगी उसके पास उतने ही रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। पहली बात तो यह है। और उन रिक्त ऑर्बिटलों से करता क्या है ये? कहता उन रिक्त ऑर्बिटलों में से जिनसे वह संकरण में भाग लेता है, वही रिक्त ऑर्बिटल जो होते हैं वो संकरण में हिस्सा लेते हैं। अब संकरण में हिस्सा कैसे लेते हैं कि जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसका मतलब क्या, उप सह संयोजक संख्या अगर 2 है तो वह किस प्रकार का संकरण कराता है? sp। और उसकी ज्यामिति कैसी होती है? रेखी। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर सकता हूं कि यदि किसी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की उप सह संयोजक संख्या 2 है, अर्थात उस केंद्रीय धातु परमाणु में 2 रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित हैं और वो 2 रिक्त ऑर्बिटल संकरण में हिस्सा लेते हैं, तो संकरण का प्रकार क्या होता है? sp। और यौगिक की बनावट या संरचना या ज्यामिति कैसी होती है? तो कहता है रेखी होती है। दूसरा, यदि किसी उप सह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उप सह संयोजक संख्या 4 है तो उप सह संयोजक संख्या 4 होने पर वह संकरण कौन सा दिखाता है? sp3। अगर संकरण sp3 है तो बेटा उसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकी।
लेकिन उपसह संयोजक संख्या 4 होने पर एक कंडीशन और हो सकती है। क्या हो सकता है? या तो उपसह संयोजक संख्या 4 हुई तो sp3 संकरण हो सकता है, या कभी कभी यौगिकों में ऐसा भी होता है कि उपसह संयोजक संख्या 4 होने पर संकरण sp3 ना बना होकर dsp2 हो जाता है संकरण। तो फिर बेटा अगर संकरण dsp2 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन पर जो आप यौगिक को लिख रहे होते हैं उसकी ज्यामिति चेंज हो जाती है। तो कहता है सर जी क्या चेंज हो जाती है ज्यामिति? संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकी रहती है, लेकिन अगर संकरण dsp2 हो जाता है तो ज्यामिति वर्गाकार समतली हो जाती है। एक और है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के लिए, तो फिर उसमें 2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा, एक D2sp3 और एक sp3d2। संकरण चाहे जिस प्रकार का पाया जाए, ज्यामिति बनावट उसकी एक ही प्रकार की रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकी। अष्टफलकी की हालांकि इसका नाम एक और है, वर्गाकार समतलीय और द्विपिरामिडीय, इसी अष्टफलकी को कहते हैं। अब थोड़ा सा ये बात समझने लायक है बच्चों के लिए। कहता है कि सर जी इन दोनों संकरण में तो sb 1 है, p 3 है, 3 है, d 2 है, 2 है, तो सर जी इसको अलग अलग क्यों? बात तो एक ही है। लेकिन बेटा बात एक नहीं है। देखो बात एक क्यों नहीं है, ये दोनों ही बातें एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है इस जगह पर समझते हैं। मान लिया कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता चला कि इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं, 4 5 6 कक्षाएं हैं, और उन 4 6 कक्षाओं में से अगर केंद्रीय धातु परमाणु का s उपकोष बाहर वाली कक्षा से है, p उपकोष भी बाहर वाली कक्षा से है और d उपकोष भी बाहर वाली कक्षा से, तो बेटा संकरण का प्रकार माना जाएगा sp3d2। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि इस केंद्रीय धातु परमाणु में संकरण के दौरान s उपकोष बाहर कक्षा से है, p उपकोष भी बाहरी कक्षा से है, लेकिन d उपकोष जो है वो बाहर वाली कक्षा से नहीं बल्कि उसके अंदर वाली कक्षा से है, तो संकरण का प्रकार जो होता है वो लिखा जाता है D2sp3। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, इस बाहरी कक्षा को nवीं क्लास नाम देते हैं और इन अंदर वाली कक्षा को नाम देते हैं n-1। तो पूछता है, कहता है इन दोनों संकरण में क्या डिफरेंस है? तो कहता है इसमें D जो उपकोष है वो nवीं कक्षा से लिया गया है और इस वाले संकरण में लिया D उपकोष ही गया है, लेकिन ये D उपकोष कौन सी क्लास से लिया गया है? n-1 D उपकोष को क्लास से लिया गया है। बस डिफरेंस दोनों में इतना रहता है, इसमें से D उपकोष आएगा आउटर मोस्ट सेल से, इसमें D उपकोष आएगा इनर क्लास से, अंदर की क्लास से आएगा। बस अंतर डिफरेंस केवल इस बात का है, बाकी सारा कुछ वैसा ही चल रहा है। तो आपको ये बातें, तो देखो एक चीज बताएं कि ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आज पहली बार सीख रहे हैं लेकिन इसको अब दोबारा सीखना भी ना पड़े, ऐसा रख लेना है अपने पास। फिर कहता है पहले नियम तो मैंने समझा ये बात थी। दूसरे नंबर पे क्या कहता है? केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होते हैं, अब कहता है सर जी क्या केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं? बिल्कुल कक्षक होते हैं, यहां लिखा भी था, उपसय संयोजक संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु को भरना होता है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जानता है केंद्रीय धातु परमाणु को कौन देता है? लिगैंड। तो वही बात कह रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगैंड्स के भरे कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अर्थात भरे कक्षकों के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर बनाते हैं उपसय संयोजक आबंध। और यह उपसय संयोजक आबंध से कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। अब मैं पूरा नंबर पढ़े देता हूं। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। आखिरी नंबर इच्छा है लिख सकते हैं, नहीं भी इच्छा है तो लिख भी नहीं सकते, जरूरी नहीं होता है ज्यादा, लेकिन मैंने लिखा रखा है इस नंबर का जस्ट विपरीत नंबर ये। अभी देखो ऊपर वाले नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन थे
सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक थे वो रिक्त थे, लिगैंड के कक्षक भरे थे। अब इसमें उल्टा चलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, अगर बाई चांस कभी ऐसी स्थिति हुई कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड्स के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, तो फिर बेटा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, बल्कि कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है, मतलब इस प्रकार के अतिव्यापन की संभावना बहुत ही कम होती है। तो एक बात मैं इससे समझ पाया, अगर केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक हैं, लिगैंड के भरे कक्षक हैं, तो दोनों के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे कक्षक हैं और लिगैंड के रिक्त कक्षक हैं, और इनके अतिव्यापन से निर्माण होता है पाई बॉन्ड का, और ऐसा बॉन्ड बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो मैंने वहां लिख दिया जिसकी संभावना बहुत ही कम होती है। अब सिद्धांत तो आपका इतना है, लेकिन इस सिद्धांत को अप्लाई कैसे करेंगे? इस सिद्धांत को अप्लाई करते हुए हम ज्यामिति, संकरण और चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कैसे करेंगे, इस बात को सीखते हैं। इस जगह पर लिखा है उप सह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे की जाए। आप स्टेप वाइज सीखते रहोगे, देखते रहोगे, फिर हम ये सारे स्टेप किसी एक यौगिक पर अप्लाई करके आपको दिखाएंगे भी। अगर आपसे आज भी जाएगा क्वेश्चन कि आपको एक यौगिक दे दिया गया और आपसे उस यौगिक को देने के बाद पूछता है कि इसकी ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या करिए, तो आप कैसे करेंगे? या एक यौगिक देकर आपसे कह दिया जाए कि इस यौगिक पर संयोजकता आबंध सिद्धांत को अप्लाई करिए, तो आप क्या करेंगे? नियम को सुनना, नियम के सारे स्टेप जो हैं एक एक करके हैं, जो स्टेप जहां पर यूज करना है वो वहां पर लिखाया भी गया है। देखो पहले नंबर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेना है। ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, यह पहला काम है। सबसे पहला काम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, दूसरा काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। फिर लिखा है लिगैंड की पहचान करते हैं। लिगैंड की पहचान करने का मतलब है लिगैंड होते हैं दो प्रकार के, पहले प्रबल और दूसरे दुर्बल। शायद हम लोग जब CFT को पढ़ रहे थे तब हमने बताया भी था दो प्रकार के लिगैंड होते हैं। अगर लिगैंड प्रबल है तो कहता प्रबल लिगैंड करेगा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना देगा। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है पुरानी बातें, अरे पुरानी बात का मतलब 400 साल पुरानी बात नहीं, 2-3 दिन पहले की पुरानी बात। प्रबल लिगैंड उस लिगैंड को कहते थे जो T2G और Eg ऊर्जा स्तर के बीच की गैप को क्या कर देता था, बढ़ा देता था, जिससे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या बनाते थे, जोड़ा। क्योंकि उसकी युग्मन ऊर्जा कम होती थी, तो युग्मन ऊर्जा कम होने का पहले इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना लेते थे। मैंने लिखाया भी वही है कि प्रबल लिगैंड क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो कहता है सर जी केंद्रीय धातु परमाणु में अगर जोड़ा बना देगा तो हम प्रबल लिगैंड को कैसे पहचानेंगे? तो बेटा आपके कोर्स में जो प्रबल लिगैंड दिए जाएंगे वो मैंने यहां लिख रखा है, CO Cn माइनस चार्ज, NO2 माइनस चार्ज, En NH3, Py NCS। Py शायद पहली बार आप परिचित होंगे, इसका नाम है पिरीडीन। हाँ, अगर आप पहली बार परिचित हो रहे हैं तो पिरीडीन नाम है इसका। इसके बाद बाई चांस ऐसा होगा या तो लिगैंड प्रबल होगा और प्रबल नहीं होगा तो फिर वो कैसा होगा, दुर्बल। और अगर दुर्बल लिगैंड है तो कहता है केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, अर्थात जोड़ा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जोड़ा नहीं बनेगा तो भैया हम जोड़ा बनाएंगे नहीं। फिर कहता है सर जी दुर्बल लिगैंड लिखा है नहीं आपने। बेटा आपने प्रबल लिगैंड देख लिए ना, इनको छोड़कर अगर कोई लिगैंड साहब से पूछा जाता है तो वो लिगैंड कैसा है, दुर्बल। इसके बाद क्या कहता है कि आपने जोड़ा बना लिया या जोड़ा नहीं बनाया, ये लिगैंड के हिसाब से वर्क करेगा। फिर इसके बाद अगले नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में भरते हैं। क्योंकि आपने जस्ट पीछे पढ़ा है केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। तो उन रिक्त कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहां से, लिगैंड्स के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु में भरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे
तो भरे कक्षकों के आधार पर आप संकरण ज्यामिति का पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? अगर भरे हुए कक्षक 2 हैं तो बेटा संकरण कौन सा है? sp। और ज्यामिति कैसी है? रेखी। अगर भरे हुए कक्षक 6 हैं तो संकरण या तो इस टाइप का है या तो इस टाइप का है, और ज्यामिति उसकी कैसी है? अष्टफल की। फिर इसके बाद संकुल का निर्माण n-1d कक्षक से होता है। n-1d कक्षक मतलब समझ पा रहे हो? लास्ट वाले से d लिया गया कि एक पहले वाले से d लिया गया? एक पहले वाले से d। अगर संकरण के निर्माण में d कक्षक n-1 से लिया गया है तो इस प्रकार के यौगिक को, इस प्रकार के संकुल को आप निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। निम्न चक्रण संकुल नहीं कहना चाहते तो अंतः संकुल कहेंगे। यदि संकुल का निर्माण बाहरी कक्षा के डी उपकोष से हुआ है, nd उपकोष से हुआ है, तो बेटा फिर इस प्रकार के यौगिक को उच्च चक्रण संकुल कहते हैं, या जिसे बाह्य संकुल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर आ जाते हैं। कहता है अगर पूरे यौगिक में यदि पूरे यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अयुग्मित का मतलब जिनका जोड़ा नहीं बना, तो यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकी। अगर सभी का जोड़ा बना है अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो फिर यौगिक कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी हो या प्रतिचुंबकी, इन दोनों ही दशाओं में आप यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे। चुंबकीय आघूर्ण μ इज इक्वल टू √n+2 फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। हां एक और बात है, कहता है सर जी n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं क्या कहूंगा, हम इसको लिखा रहने देंगे ताकि चीजों को समझें। हां ये वाला हिस्सा मिटा देंगे तो आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसको। कहता है इस यौगिक पर VBT का प्रयोग करिए। कभी कभी आपसे इतनी बात नहीं कहता तो आपसे यह कह देता है K4FeCN6 पर कहता है उसकी ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या करिए। बेटा अगर आपसे VBT का प्रयोग ना करने के लिए कहे बल्कि कहे ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करो, बेटा आपको यही सारे काम करने होते हैं। देखो सबसे पहले पर फर्स्ट नंबर पर स्टार्ट करेंगे और पहला काम आपके पास था केंद्रीय धातु परमाणु की कौन सी संख्या ज्ञात करनी थी? ऑक्सीकरण संख्या। निकालते हैं बेटा ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु पे Fe है। अच्छा बताओ K कितने हैं? 4। K की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। फिर Fe की कहोगे तो x, Cn है 6 और Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 और बराबर के दूसरी ओर कर दोगे 0। हल करेंगे तो बेटा प्लस का 4 प्लस का x -6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +2। भाई 4 अगर घटा दोगे -6 में तो -2, ये -2 बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो +2। आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली है, आप यहां लिख भी सकते हो। देखो Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +2। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना था। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे? कोई बच्चा कहेगा कि हमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत पहले से आता है, लेकिन उसको लिखना कैसे ये भी समझो। बेटा Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। Fe में परमाणु क्रमांक होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे कर लेते हैं। चलो 4s2 3d क्या कहते हो? d पे कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 20 के बाद आपको यहां इलेक्ट्रॉन कितने रखने चाहिए? 6। लेकिन जानते हो वास्तविकता ये थी
आपने कर तो रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe26 का, लेकिन आपसे बताया था कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी, +2। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी Fe+2 का करना चाहिए था। अच्छा, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। यह ऑक्सीकरण अवस्था याद रखना, यह ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा एक तो क्योंकि धातु परमाणु की है इसलिए पॉजिटिव आएगी, निगेटिव कभी भी नहीं आएगी। और जब भी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है आपको इतने इलेक्ट्रॉन तो निकाल देने हैं यहां से। तो बेटा क्या कहते हो, अगर Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, निकाल दिए होंगे, अब मन में जो आता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इन सभी और उपकोषों में से कौन से उपकोष से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए जाएं। आप इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन त्यागने का नंबर आता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हमेशा सबसे बाहर वाली क्लास से होता है। आउटर मोस्ट सेल जो है वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेल होता है। तो बेटा इसमें से देखो क्या है, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा बनी होगी, दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, ऐसे कुछ बना होगा। यह न्यूक्लियस है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी। और इनमें से मैं देखता हूं तो सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी है, चौथी वाली। तो इलेक्ट्रॉन, कभी कभी लोगों के दिमाग में ये बात अगर आ भी जाए कि सर जी अंत में तो ये क्लास है, आप इस बात को हमेशा ध्यान दे लेना कि ये क्लास तीसरी है और तीसरी कक्षा के बाद कौन सी कक्षा होती है, चौथी। आउटर मोस्ट सेल यही है, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला होगा पहले। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके हैं। यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, 0। और जिस सेल पे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं उस सेल को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, तो यहां पे लिख दोगे 3d6। अब अगले नंबर पे क्या कह रहा था, कह रहा था कि आप इस बात की पहचान करिए कि लिगैंड किस प्रकार का है। बेटा देखो और हमें जल्दी से ये बताओ अगले नंबर पर कि लिगैंड कैसा है, प्रबल या दुर्बल। तो लिगैंड इसमें तो Cn है। हमने अपनी ढूंढाई स्टार्ट की और हमको अरे ये मिल गया तुरंत दूसरे नंबर पर। तो लिगैंड कैसा है, प्रबल। तो हम यहां लिख देंगे लिगैंड प्रबल है। और लिगैंड प्रबल है तो वो कह रहा था प्रबल लिगैंड के बाद लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में भरते हैं। अब भरेंगे कैसे, इस बात को देखो। 3rd नंबर, बेटा इसमें बहुत सारे उपकोष वगैरह बने, लेकिन क्या है, हम लास्ट से इन उपकोषों को लेके चलेंगे। इसके पहले जैसे बहुत सारे उपकोष बने, इनको लेने से कुछ फायदा नहीं। लास्ट सेल को उठाएंगे, वहीं से आगे हल करेंगे। और लास्ट सेल में भी सबको, इनको और इनको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। रीजन है क्यों खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें देखो, सोचो, इनको लिखने की कोई खास जरूरत क्यों नहीं होती। एस में एक ऑर्बिटल बनाते हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, तो पूरा तो ये भर ही गया। पी में 3 ऑर्बिटल बनाते थे, 3 में से 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, डबल डबल, ये भी पूरा भर गया। इनको भी लिखने का कोई अर्थ बचता नहीं। हां, लिखने का अर्थ इनको बचता है। तो इनको लिखेंगे कैसे, 3d। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है डी में कितने ऑर्बिटल बनाने होते हैं, 5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5। अब ये भी बता डालो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और भैया लास्ट में ये 6वां भर दिया गया अपने मन से। इसके बाद 3d के बाद 4s, और अपने ही मन से 4p बना डालू। कहता है सर जी ऐसी क्या परेशानी थी कि आपने इन सबको बनाना स्टार्ट कर दिया, जिन पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे उनको भी बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने इसलिए उनको बनाया कैसे, हमने 1 नंबर पढ़ लिया था। यहां पर लिखा है लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में भरना है।
और मैं ये बात जानता हूं अच्छी तरीके से कि लिगैंड यहां कितनी बार आया है, 6 बार। प्रत्येक लिगैंड इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा अपने पास से उठाकर केंद्रीय धातु परमाणु को दे देता है। अगर 6 लिगैंड हैं तो इलेक्ट्रॉनों के 6 जोड़े लिगैंड लेगा और केंद्रीय धातु परमाणु को दे देगा। क्या कोई बच्चा 6 जोड़े इलेक्ट्रॉन का अर्थ जानता है? कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 12। और 12 इलेक्ट्रॉनों को आप केवल इतनी जगह पर नहीं भर सकते थे, और क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉनों को आप केवल और केवल इतनी जगह पर नहीं भर सकते थे, तो हमको केंद्रीय धातु परमाणु के और भी खाली कक्षक चाहिए थे उन 12 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। तो मैंने केंद्रीय धातु परमाणु के वही खाली कक्षक बनाए, लेकिन इन कक्षक पे भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश कैसे होगा, उसके लिए भी नियम है। कह रहा था लिगैंड, क्योंकि हमारा प्रबल है, मैं दुर्बल वाला नंबर नहीं पढ़ूंगा, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाएंगे, युग्मन करेंगे। बेटा तो एक काम करो, 1 2 3 4 5 इनका सबका जोड़ा बना डालो। अच्छा, जोड़ा बनाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये था 3D, ये था 4S, ये था 4P। ध्यान से देखना, यूपी लग रहा है, और यूपी ना लगे इसको सही ढंग से बना दें। बेटा इलेक्ट्रॉन अब देखो हम लिगैंड से लाएंगे जो, वो इनको यहां भरेंगे। तुम खुद सोच के बताओ, एक लिगैंड इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े को Fe के पास पहुंचाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े कायदे से आने चाहिए? 6 जोड़े। 6 जोड़े का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करो। देखो, आप इलेक्ट्रॉन ना बनाना चाहो, आप स्टाइल बना सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, एक जोड़ा हो गया, तीसरा, चौथा, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, छठवां जोड़ा। क्या 6 जोड़े इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने? अब कोई बच्चा ऐसा सोच रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों नहीं बनाया? कोई जरूरत नहीं है। हमें Fe के पुराने इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों का अंतर भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लिगैंड के द्वारा दिया गया है और कौन सा इलेक्ट्रॉन Fe का खुद का पुराना वाला है। तो मैंने इनके इलेक्ट्रॉनों का जो स्टाइल है चेंज कर दिया। इससे घबराना भी नहीं है, और इससे दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाता है, पहचान आप एक झटके में कर सकते हो। सोच समझ कर जवाब देना बेटा। इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो कहां से कहां तक आए हैं? डी के कितने ऑर्बिटल से आए हैं? 2। D2। S के कितने ऑर्बिटल पर आया है? 1। S। P के कितने ऑर्बिटल तक गए हैं? 3। थोड़ा और भी समझो, अगर इलेक्ट्रॉन D वाले पर ना आए होते, कहां के? लिगैंड्स के। अच्छा ये भी ध्यान दे, ये D2 क्यों गिना जा रहा है? क्या सारे हम नहीं गिन सकते? ना, केवल उतने उपको ऑर्बिटल गिनने हैं आपको जितने ऑर्बिटल्स पे लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉनों ने कब्जा किया है। तो लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉनों ने D के 2 ऑर्बिटल्स पर, S के 1 ऑर्बिटल पर और P के 3 ऑर्बिटल पर कब्जा किया हुआ है। तो संकरण का प्रकार है D2sp3। क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो हमको ये बता सकता है ये जो D है ये nवीं कक्षा का D है या n-1वीं कक्षा का D है? n-1 का है। हां, क्यों? क्योंकि nवीं कक्षा तो 4 थी और ये कौन सी क्लास से आया है? तीसरी से। तो ये n-1D क्लास का है। तो एक और चीज हमको बताओगे यार, अगर ये n-1D क्लास का है तो ये किस प्रकार का संकुल है? निम्न चक्रण संकुल, या इसी को क्या कह सकते हो? अंतः संकुल। तो मैं एक काम करूंगा, यहीं पे लिख दूंगा, रुक जाओ। संकरण पता हो गया है तो पहला काम करो कि ज्यामिति यहां लिखो। बेटा इसकी ज्यामिति क्या होगी? आप कहोगे सर जी अभी आपने कुछ देर पहले लिखा था अष्ट फलकी। फिर इसके बाद हम लोग अगले नंबर पर आ जाएंगे, 4th नंबर पर।
हम लोगों को यह लिखना होगा किस प्रकार का संकुल है। तो संकुल है निम्न चक्रण संकुल। और आप अगर निम्न चक्रण संकुल नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते हो अंतः संकुल। अंतः फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं। तो क्या संकुल के निर्माण तक की सारी बातें हो गई हैं? हां। अब इसके बाद आता है, कहता है यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकी। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वह इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं बना है। आप जरा इसमें देखो, इन Fe के पुराने इलेक्ट्रॉनों पर भी और लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों पर भी क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा आपको दिखता है जिसका जोड़ा ना बना हो? सबका जोड़ा बना है। सबका जोड़ा बना है अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। पदार्थ कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। तो हम लिखेंगे, देखो इसको क्या लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 है ही नहीं, इसलिए यौगिक। आप यौगिक नहीं लिखना चाहते तो आप संकुल लिख सकते हैं। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय। आखिरी स्टेप तो अभी और भी रह जाता है ना। कह रहा था कुछ भी हो, चुंबकीय आघूर्ण निकाल के दिखाओ हमको। तो भैया हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाल के उसको दिखाया। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n एंड n+2। बेटा n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और आपने अभी बताया था कि सर जी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने? 0। इसका मतलब n का भी वैल्यू 0 है। n की वैल्यू है 0, 0+2। और मैं क्या समझता हूं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, बहुत कठिन नहीं है। वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 Bm। और अगर आपने इतना काम कर दिया है, अरे भैया सारी बातें बता रखे, अब और क्या बता करके आओगे उसको? एग्जाम में इससे ज्यादा तो पूछेगा भी नहीं, समझ रहे हो? इससे ज्यादा ना पूछे ना, इससे ज्यादा बताना भी नहीं है। तो इतना काम करके आओगे और इन सारी बातों को क्रम से ध्यान रखोगे। अगर आप कहेंगे और आपकी इच्छा होगी कि सर जी नहीं, एक काम कर दीजिए कि हमें और एग्जाम्पल बना के दिखाओ, बेटा हम बना के दिखा देंगे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना काम आपने एक पर किया है वही सारे काम आपको दूसरे पर करने हैं। ध्यान कहां रखना है? लिगेंड कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, यहां आपको दिमाग में अपने पास चीजें रखनी है। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लो। और अभी बच जाता है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। देखो मैं पढ़ता हूं कहां कहां पे ये सिद्धांत लागू नहीं हो पाता है या सिद्धांत में क्या कमियां हैं। लिखा है, पहला ही गलत लिखा है, इसको सुधार लो भैया। चुंबकीय कहता है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। अर्थात चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या का मतलब है आपने अगर इसके चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात तो कर लिया होता है, लेकिन इसको एक बात और के थ्रू समझ सकते हैं। सुनो, किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण दो बातों पर डिपेंड करता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और एक इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा पर। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के थ्रू निकाला गया चुंबकीय आघूर्ण तो आप निकाल पाते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के थ्रू निकाला गया या प्राप्त किया गया चुंबकीय आघूर्ण आप ज्ञात नहीं कर पाते हो। एक तो यह कमी है इस सिद्धांत में, उसके लिए कोई सूत्र नहीं बनाया, तो पूर्ण रूप से मात्रात्मक व्याख्या नहीं हो पाती है चुंबकीय आघूर्ण की। कहता है यह उपसय संयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता है।
इस सिद्धांत के द्वारा उपसहसंयोजक यौगिकों के रंग को नहीं बताया जा सकता। जैसे पहली थ्योरी में CFT में आपने देखा था रंगों का अर्थ बता दिया जाता था, लेकिन इसके लिए इस सिद्धांत में रंगों की व्याख्या करने के लिए कोई भी नियम नहीं लिखाया गया। कहता है दुर्बल एवं प्रबल लिगैंड के मध्य कोई भी भेद नहीं करता है। आपको नंबर लिख के दिखा दिए गए कि ये दुर्बल है, आपको नंबर लिख के दिखा दिए गए ये प्रबल है, तो आपने उसको रट लिया कि प्रबल दुर्बल है। वास्तव में कोई भी ऐसी पहचान नहीं जिसके थ्रू हम दुर्बल और प्रबल की पहचान बिना रटे हुए कर सकें। भाई मैंने क्या हुआ, मेरे पास मैंने कुछ दुर्बल लिगैंड लिख दिए, कुछ प्रबल लिगैंड लिख दिए, आपने उनको रट लिया, खुश हो गए। लेकिन अभी भी ऐसी समस्या है कि आप लिगैंड्स को देखते ही बता दें या उस पर गणनाएं करते ही बता दें कि दुर्बल और प्रबल लिगैंड के में डिफरेंस क्या है, तो यह बात नहीं है। आप केवल इसको रट सकते हैं और भी कुछ नहीं कर सकते। या यौगिक के ऊष्मागतिकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। ऊष्मागतिकी स्थायित्व की व्याख्या का मतलब है जब किसी उपसहसंयोजक यौगिक को गर्म किया जाता है तो उसके बॉन्ड और संकरण क्या पहले ही जैसे रहते हैं या बॉन्ड और संकरण पहले से बदलाव में आते हैं। इस बात की भी व्याख्या इस सिद्धांत के थ्रू नहीं की जा सकती। तो भैया आज से सन 2022 के लिए आपका इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का जो भैया सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको नोट कर लेते हैं।